हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट पेपर नंबर 2 की बहुत इम्पोर्टेंट क्लास। इसमें हम एसएसटी के 30 पीवाईक्यूज पढ़ने वाले हैं। तो आज किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्लास नहीं रहेगी। आज किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी नहीं रहेगी। ठीक है, आज की क्लास में हम टोटली जो एसएसटी वाला पोर्शन रहता है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और पॉलिटी और पेडागोगी सब कुछ मिश्रण करके आज की क्लास रहेगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की क्लास में टॉपिक्स आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट आज की क्लास के पीवाईक्यूज हैं। तो आपको पता है सीटेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए पीवाईक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस अभी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। ठीक है, आप पिछली क्लासेस को जाकर जरूर देख सकते हो, आप चैनल पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जिनको आप पढ़ के बहुत अच्छे स्कोर से सीटेट को क्वालिफाई जो है वो कर सकते हो। अगर आपका कोई नोन है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है जो सीटेट की बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है या फिर पहली बार भी सीटेट का एग्जाम जो है वो देने वाला है, तो उसको आप मेरी वीडियो ये शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास में रहते हैं। ठीक है, और पिछली क्लासेस एक प्लेलिस्ट भी मैंने डाली हुई है, उसको भी आप जाकर जरूर चेक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर दें, और कमेंट करके आपकी कोई क्वेरी रहती है या आप किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हो, या फिर आपको वीडियो कैसी लगती है वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज की ये क्लास। तो क्लास को प्लीज एंड तक जरूर देखें, बीच में स्किप करके बिल्कुल ना जाएं, और अगर आप नोट्स बनाते हो तो अपनी कॉपी और पेन अपने पास जरूर रख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास के क्वेश्चंस हैं और ये सभी पीवाईक्यूज हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पोर्शन की। तो फर्स्ट पोर्शन हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम 10 पीवाईक्यूज जो हैं वो पढ़ेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो हिस्ट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पर पूछा गया है, जो इतिहासकार इबन बतूता है वो भारत में किस देश से आया हुआ था। ठीक है, तो जो इतिहासकार इब्न बतूता जो है वो भारत में किस देश से आया था? वो आया था मोरक्को से। ठीक है, कहाँ से आया था? वो मोरक्को से आया था, अफ्रीका से। ठीक है, तो मोरक्को अफ्रीका से ये भारत में आया था। ये 11वीं सदी में ये में आया था, सॉरी 14वीं सदी में ये भारत में आया था। 1333 ईस्वी में ये भारत में आया था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ कई वर्षों तक इसने काम किया था। ठीक है, तो जो इब्न बतूता है, इसका नाम आपने याद रखना है। 1333 आपने याद रखना है, 1333 आपने याद रखना है, उस ईयर में ये आया था। 14वीं सदी में ये भारत आया था और ये मोरक्को के अफ्रीका से भारत में आया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन जो था उसमें गैर ब्राह्मण किसानों को, जो किसान स्वामियों की भूमि को क्या कहा जाता था? गैर ब्राह्मण किसान जो थे उनकी किसान स्वामी जो थे उनकी भूमि को क्या कहा जाता था? उसको जो वेलन वेगन वगाई कहा जाता था। ठीक है, वेलन, ठीक है, वेलन वगाई। ठीक है, ये आपने याद रखना है। थोड़ा सा वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि ये कुछ अजीब सा वर्ड है। ठीक है, तो वेलन वगाई उसको कहा जाता था, ये आपने देखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और पहले भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो गैर किसान या गैर ब्राह्मण किसान होते थे उनकी भूमि को क्या कहा जाता था? उनकी भूमि को वेलन बगाई कहा जाता था। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक जो है उसके लेखक कौन थे? ये 7th की जो हिस्ट्री वाली बुक है उसमें ये क्वेश्चन सभी दे रखे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि गुलामगिरी की जो पुस्तक थी उसके जो राइटर थे वो कौन थे और ये कब लिखी गई थी उनके द्वारा। ठीक है, तो गुलामगिरी पुस्तक जो है वो ज्योतिबा राव फुले जो थे उनके द्वारा लिखी गई थी, और ये 1873 में, यानी कि 1873 ईस्वी में उनके द्वारा ये गुलामगिरी नाम की पुस्तक जो थी वो लिखी गई थी, जिसमें जो गुलामों की दशा है उसके बारे में बात जो थी वो की गई थी, दास्ता प्रथा के बारे में बात जो थी वो की गई थी उनके द्वारा। नेक्स्ट है कि सूफी संत के विश्राम गृहों या धर्मशालाओं को क्या कहा जाता था? तो जो सूफी संत थे, ठीक है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट सूफी संत हुए हैं, जैसे कि जो
कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वो भी एक सूफी संत से ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने तभी जो थे वो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है? तो जो एक सूफी संत थे, उनके विश्राम गृह जो होते थे या धर्मशालाएँ जो होती थी, उनको क्या कहा जाता था? उनको खानकाह कहा जाता था, ठीक है? क्या कहा जाता था उनको? खानकाह कहा जाता था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। तो अकबर जो था एक मुगल वंश का शासक था, प्रसिद्ध बहुत महान शासक था अकबर, ठीक है? तो सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, ठीक है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की गई थी। तो 1526 आपने याद रखना है, बाबर आया था, बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूँ आया था, ठीक है? हुमायूँ को शेरशाह सूरी ने 15 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया था, ठीक है? उसके बाद फिर से जब वापस आया था वो तो 1556 में आया था, ठीक है? तो 1556 में वो दूसरी बार भारत की कुर्सी पर यानी कि मुगल वंश की उसने नींव रखी थी दूसरी बार, तो उसके बाद उसकी मृत्यु 1 साल के उपरांत ही हो गई थी। तो उसके बाद जो 1556 है वहाँ उस टाइम पर जो अकबर था वो राजगद्दी पर मतलब उसने जो मुगल वंश था उसकी बागडोर सँभाली थी। तो जो अकबर था, वो एकमात्र ऐसा मुगल सम्राट था जो बिल्कुल अनपढ़ था, ठीक है? वो बिल्कुल भी पढ़ा-लिखा नहीं था। मात्र 12-13 वर्ष की उम्र में ही उसने जो था वो मुगल वंश की बागडोर जो थी भी सँभालनी पड़ी थी, ठीक है? तो जो अकबर था उसकी जो पढ़ा-लिखा नहीं था, उसकी जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसकी जो विजय थी, उसके जो कार्य थे उनको लिखा गया था। तो उसने जो अकबरनामा नाम से जो रचना करवाई थी वो अबुल फज़ल ने उसकी थी, ठीक है? तो उसका नाम आपने याद रखना है, अबुल फज़ल नाम उसका था। नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ऐसा कौन-सा ब्रिटिश वायसराय था जिसने बंगाल का विभाजन जो था वो करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन का नाम आपने याद रखना है और बंगाल का विभाजन कब हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1905 यानी कि 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो था वो किया गया था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह जो है वो कौन-सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है, ये आपने याद रखना है, लोथल उसका नाम था और ये गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है? तो लोथल जो था एक बहुत बड़ी डॉकयार्ड थी, ठीक है? बहुत बड़ी बंदरगाह थी ये, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त जो परमानेंट सेटलमेंट है उसके और ये जो टॉपिक है ना परमानेंट सेटलमेंट इसके रिलेटेड मैंने एक स्पेशली वीडियो जो है अभी थोड़े दिन पहले ही बनाकर अपलोड की हुई है तो आप इसको इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो भारत में स्थायी बंदोबस्त था यानी कि परमानेंट सेटलमेंट जो थी उसमें भू राजस्व प्रणाली जो थी वो किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा जो थी वो एक परमानेंट सेटलमेंट की प्रणाली जो थी वो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है? 1793 में, ठीक है? 1753 में, ठीक है? तो ये आपने ज़रूर याद रखना है परमानेंट सेटलमेंट एक टॉपिक है बेसिकली जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है और बहुत अच्छे से उसके पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ मैंने बनाकर आपके लिए दिए हुए हैं, ठीक है? तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लें एक बार चैनल पर विज़िट करके। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी जो और उनका कार्यकाल क्या था? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और एक एज़ अ जीके भी आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम शासिका यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एकमात्र मुस्लिम शासिका थी और इनका कार्यकाल भी पूछा गया है। तो ये पहली और लास्ट मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर इसने शासन किया था और लगभग 4 वर्षों तक ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। तो ये थी जो गुलाम वंश था उसकी महान शासिका, ठीक है? इसका नाम था रज़िया सुल्तान और ये रज़िया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश के बाद जो उसकी पुत्री थी, वैसे उसके पुत्र भी थे लेकिन पुत्रों में सबसे योग्य जो थी वो रज़िया सुल्तान थी। तो जो मुस्लिम हुकूमत थी उनको ये बात हज़म नहीं हुई कि हमारे ऊपर जो एक लड़की है या औरत है वो कैसे शासन कर सकती है।
तो रज़िया सुल्तान को जो 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा हमला करके मरवा दिया गया था। तो इसने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत की बागडोर सँभाली थी और इसका नाम रज़िया सुल्तान था। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये सब कुछ आपने याद रखना है और ये एकमात्र पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठी थी, ठीक है? लगभग 4 वर्षों तक इसने शासन किया था, 1236 से लेकर 1240 तक, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई सहायक संधि, ठीक है? जो सहायक संधि थी, जो की नीति का जनक कौन था? तो जो सहायक संधि थी उसका जो जनक था वो कौन था? तो लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा सहायक संधि जो थी वो लाई गई थी, ठीक है? लॉर्ड वेलेज़ली का नाम आपने याद रखना है सब्सिडायरी एलियंस के लिए, ठीक है? सहायक संधि के लिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है? और सहायक संधि किसके द्वारा लाई गई थी? स्थायी सहायक संधि जो थी लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा लाई गई थी और मुस्लिम शासिका एकमात्र रज़िया सुल्ताना थी, ठीक है? नेक्स्ट है, अब हम जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। तो 11th नंबर का क्वेश्चन आ गया है। हमने 10 हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो जियोग्राफी यानी कि भूगोल वाले पार्ट से हम इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये सभी पीवाईक्यूज हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब पर दिन और रात विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? ऐसा वृत्त जो ग्लोब पर अ, दिन और रात को विभाजित करता है, तो वो होता है प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है? प्रदीप्ति वृत्त इसको कहा जाता है, ठीक है? इसको प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन इसको कहा जाता है। प्रदीप्ति वृत्त इसको कहा जाता है, जिसकी वजह से दिन और रात विभाजित होते हैं, ठीक है? जिस भाग पर जो है वो प्रकाश सूर्य का पड़ेगा उसमें दिन होगा और जिस पे जो है वो दूसरी तरफ को अंधेरा रहेगा वहाँ पर रात होगी, ठीक है? तो जब पृथ्वी सर्कल में राउंड में घूमती है तो दूसरी तरफ जब जैसे-जैसे वो हिस्सा जो अंधेरे वाला था वो रोशनी की तरफ आता है और रोशनी वाला हिस्सा अंधेरे की तरफ जाता है, उसी तरह से जो दिन और रात है उसका विभाजन होता है। तो प्रदीप्ति वृत्त आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की कौन-सी परत जो है वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल की परतों से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपने वायुमंडल की सभी परतें बहुत ध्यान से पढ़ लेनी है। मैंने आपको एक टॉपिक भी पढ़ाया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है? तो वायुमंडल की जो परतें हैं समताप मंडल, ठीक है? स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो उस ये परत जो है वो हवाई जहाज की उड़ानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये वायुमंडल की दूसरी परत है। क्षोभमंडल के बाद आती है समताप मंडल, क्योंकि ये बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। क्षोभमंडल में सभी बादल जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन-सी जो एक परत है जिसमें बादल और जो मौसम संबंधी घटनाएँ हैं वो होती हों, तो वो क्षोभमंडल में होती हैं। क्षोभमंडल के बाद जो दूसरी परत आती है समताप मंडल, उस ये जो परत है ये बिल्कुल बादल और मौसम की घटनाओं से मुक्त होती है, इसलिए ये हवाई जहाज की उड़ान के लिए सबसे उपयुक्त परत जो है वो मानी जाती है, ठीक है? तो समताप मंडल का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट है शंकुधारी वन, ठीक है? शंकुधारी वन जो है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको टैगा वन भी कहा जाता है, ठीक है? क्या वन कहा जाता है इनको? टैगा वन भी कहा जाता है, ठीक है? कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट हैं उनको टैगा वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कोर, ठीक है? मुख्य रूप से किन तत्वों से बना होता है, ठीक है? कोर कहा जाता है या फिर कई जगह पे इसको कोर भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। जो पृथ्वी जो है उसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले आता है ऊपरी परत जिसको भूपर्पटी कहा जाता है, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर कोर या क्रोड इसको कहा जाता है, ये आता है। तो ये जो है लास्ट परत यानी कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है ये। तो ये जो है वो किन तत्वों से बनी होती है? ये निकेल और लोहा से बनी होती है, जिसे नीफे भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है नीफे क्या होता है? तो नीफे क्रोर का जो तत्व है जैसे कि निकेल और लोहा, तो ये आपने याद रखने हैं, तो इनसे बनी होती है। नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको प्रेयरी घास के मैदान कहा जाता है, ठीक है? प्रेयरी घास के मैदान उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सुनामी, सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है? तो सुनामी जो वर्ड आया था ये जापानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ जो है हार्बर वेव्स यानी कि पोताश्रय तरंगे भी
होता है, ठीक है? तो इसका अर्थ होता है हार्वर्स वेव्स यानी कि पोताश्रय तरंगें, ठीक है? हिंदी में पोताश्रय तरंगें और इंग्लिश में हार्वर्स वेव्स इसको कहा जाता है और सुनामी जो है एक जापानी वर्ड है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है? तो वो है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है, जिसको दक्षिण की गंगा और भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व के किस महाद्वीप और द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है, आइसलैंड कॉन्टिनेंट जो है आइलैंड कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है? तो विश्व के किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है? कॉन्टिनेंट आइसलैंड, आइसलैंड यानी कि आइलैंड कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट है कि चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने-फूटने की प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने-फूटने की प्राकृतिक प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं, ठीक है? अपक्षय कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, ठीक है? तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है कि लद्दाख में पाए जाने वाले जो याक है उसके दूध का उपयोग के मुख्य रूप से किस उत्पादन को बनाने के लिए होता है? तो याक का दूध जो है आपको पता है लद्दाख में बहुत ज़्यादा एक ठंड होती है, ये एक शीत मरुस्थल है, ठीक है? भारत का एक प्रसिद्ध शीत मरुस्थल है। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड होने के कारण यहाँ जो याक पाए जाते हैं उनका दूध इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका उपयोग जो किया जाता है मैक्सिमम पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है? पनीर और मक्खन बनाने के लिए याक के दूध का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, अब हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन यानी कि सिविक्स और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सिविक्स और पॉलिटी से रिलेटेड रहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है सीटेट के एग्जाम का, ठीक है? तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है? इवैल्यूएशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है? इवैल्यूएशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है? छुआछूत और अस्पृश्यता भी जिसको कहा जाता है उसका छुआछूत का अंत या फिर अस्पृश्यता का उन्मूलन करने की बात करता है। तो आर्टिकल 17 है, ये फंडामेंटल राइट भी है हमारा, ठीक है? फंडामेंटल राइट के अंडर आता है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट के अंडर भी आता है, जो राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार-बार क्वेश्चन में रिपीट होता है, ठीक है? एग्जाम में रिपीट होता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन आपने याद रख लेना है। आर्टिकल 17 बहुत एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये। नेक्स्ट है भारतीय संसद के 3 मुख्य अंग कौन से हैं? तो 3 मुख्य अंग हैं भारतीय संसद के जिनसे मिलकर जो है वो संसद का निर्माण होता है, वो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 ऐसे मुख्य अंग हैं जिनसे मिलकर जो है वो संसद का निर्माण जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2005 में ये अधिनियम पारित हो गया था लेकिन ये लागू जो हुआ है ये 2006 में हुआ है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, ठीक है? घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम, ठीक है? ये 2006 में लागू हुआ है, ठीक है? अ, ये तो 2005 में ही गया था लेकिन 2006 में ये लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील जो स्कीम है वो किस राज्य में शुरू की गई थी, ठीक है? तो भारत में सर्वप्रथम जो है वो मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील स्कीम जो है वो किस राज्य में शुरू हुई थी? तो ये सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू हुई थी। वर्ष 2001 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इसको जो है वो तमिलनाडु में लागू किया गया था, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था के जो 3 स्तर हैं वो कौन-कौन से हैं? पंचायती राज व्यवस्था जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी? तो गुजरात के नागौर जिले से ये लागू की गई थी, 1959 में ये लागू की गई थी सबसे पहले। तो इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी उसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी 3 चरणों की, 3 स्तरों की बात उसमें कही गई थी। तो ये 3 चरण कौन-कौन से हैं, 3 स्तर कौन-कौन से हैं? वो है ग्राम पंचायत, सबसे पहले ग्राम स्तर पर पंचायत आती है, ठीक है? उसके बाद पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है, उसके बाद जिला परिषद जो जिला स्तर पर होती है, ठीक है? तो ये लोअर टू अपर लेवल है, ठीक है? सबसे पहले आती है, सबसे नीचे आती है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल जो है उसका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो प्रियम्बल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि जब हमारे देश के बहुत महान दिग्गज जो थे, जिन्होंने संविधान बनाने का स्वयं संविधान का निर्माण करने का निश्चय किया था, उनके द्वारा जो था वो हर देश का लगभग मैक्सिमम बहुत सारे देशों का अध्ययन किया संविधानों का अध्ययन किया गया था और जिस देश के संविधान से जो चीज़ अच्छी लगती थी, उसको अपने देश के संविधान में अडॉप्ट जो था वो कर लिया जाता था, ठीक है? उसकी अडॉप्टेशन जो थी वो अपने संविधान में कर ली जाती थी। तो ये जो प्रस्तावना वाला विचार है, प्रियम्बल बनाने का जो विचार है, वो कौन से देश के संविधान से लिया गया था? तो ये यूएसए से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये विचार जो था वो लिया गया था, ठीक है? भारत का संविधान जो है एकमात्र ऐसा सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है, ठीक है? सबसे बड़ा लिखित किसी देश का अगर संविधान है तो वो भारत का है, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल का विचार जो है वो लिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद को के उच्च सदन यानी कि उच्च सदन कौन-सा है? राज्यसभा है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे हर लाइन से क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं दूसरी बार से रिक्रिएट करके। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन-सा है? तो उच्च सदन राज्यसभा है और में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा जो है उसके जो सदस्य हैं उसका उनके सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का रहता है। नेक्स्ट अभी हम सामाजिक विज्ञान और शिक्षा शास्त्र यानी कि एसएसटी पेडागॉजी से क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेते हैं। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है उसमें जो प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाता है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है? बच्चे से क्यों प्रोजेक्ट वर्क जो है वो करवाया जाता है? तो छात्रों को व्यावहारिक और वास्तविक अनुभवों के माध्यम से सक्रिय अधिगम यानी कि एक्टिव लर्निंग प्रदान करना। लर्निंग बाय डूइंग से शिक्षा देना बहुत ज़्यादा मेन ऑब्जेक्ट है ये एक तरह से प्रोजेक्ट वर्क देने का, ठीक है? तो ये आपने याद रखने हैं। बच्चे को एक सक्रिय अधिगमकर्ता बनाना है, ठीक है? एक्टिव लर्नर बनाना है, ठीक है? उसी वजह से जो है वो प्रोजेक्टिव वर्क दिए जाते हैं और वास्तविक दुनिया से मतलब मिलाना है कि हाँ, ये काम ऐसे होता है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान के में प्राथमिक स्रोतों यानी कि प्राइमरी जो सोर्सेज़ रहते हैं उनका मुख्य उदाहरण क्या है? तो उनका मुख्य उदाहरण है ऐतिहासिक सिक्के, ठीक है? ऐतिहासिक सिक्के जो हैं वो एक प्राइमरी सोर्सेज़ के रूप में काम करते हैं, ठीक है? तो ये रहे आज की क्लास के 30 पीवाईक्यूज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। इसमें हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़े, इसमें हमने जियोग्राफी के क्वेश्चन पढ़े, इसमें हमने पॉलिटी और सिविक्स के क्वेश्चन पढ़े और इसमें हमने एसएसटी पेडागॉजी के क्वेश्चन भी 2 पढ़ लिए हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और कमेंट करके मुझे भी ये ज़रूर बताएँगे कि आपको क्लास कैसी लगती है। तो आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मैं दुगनी मेहनत से आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी क्लासेस जो हैं वो लाती रहती हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे बड़ी बात ये तो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर पहुँच जाए, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप क्लास को ज़रूर लाइक कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।